सरकटा उन लोग को बाइक के साथ फॉलो करता है। रुद्र भैया बोलते हैं कि इस पे दारू डाल एंड इंस्टेड ऑफ गोइंग अवे ही सरकटा पी रहा है दारू। ये पूरा सीक्वेंस जो डिजाइन किया था ना, वो ऐसे किया था, एक चेस के तरीके से किया था। मेनली जो इसमें आइडिया था वो ये था कि सरकटा, ये लोग भाग रहे हैं, वो देखेगा पीछे से, ये लोग दो बाइक पे हैं, एक में रुद्र भैया चला रहे, एक में बिट्टू चला रहा है और बाकी के दो लोग पीछे बैठे, और वो अपना सर फेंकता है। अब सर जो है वो कैसे इन लोगों से फॉलो करेगा, पहले जना के बम पे चिपक जाएगा, फिर वो उसको हटाने की कोशिश करेगा, फिर वो शोल्डर पे चिपकेगा, फिर वो रुद्रा भैया उसको बोलेंगे कि उसके ऊपर दारू डाल, तो वो बोलेगा दारू पीने का टाइम है क्या, पहले वो बोलते दारू निकाल, तो वो बोलता दारू निकालने का थोड़ी रहे। Welcome back to Radio City and I'm your host Shweta. Today we have somebody very interesting joining us who's given you some incredible horror comedies, and it's none other than Niren Bhatt, the writer of Stree 2, Tarak Mehta Ka Ulta Chashma and more such amazing content. Niren sir, welcome to Radio City once again. Thank you so much for having me. एक चीज जो मैंने नोटिस की है कि आपने एक कम्युनिटी, एक जनरेशन को एक साथ किया है विद तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आज भी काफी हाउस होल्ड्स में ऐसा है कि लंच टाइम, डिनर टाइम पे अगर तारक मेहता नहीं चला, फूड गले से नहीं उतरता है। सो 8 साल आपने काम किया था उस शो में एज अ राइटर। जब चालू किया और जब आपने मे बी लास्ट एपिसोड जब लिखा, कैसा ट्रांजिशन था इन योर सेल्फ एज अ राइटर? क्योंकि उस शो में काफी लोग आए, काफी लोग गए, काफी लोग रहे, पर प्यार उतना और या फिर दुगना मिला उसको। तो हाउ वाज द एंटायर ट्रांजिशन फॉर यू? देखिए, शो इतना सक्सेसफुल है, उसमें काफ़ी सारे लोगों की मेहनत है। एक तो सबसे पहले जो लेट तारक मेहता जो राइटर है, अब वो नहीं रहे, पर उनका एक कॉलम था जो उन्होंने काफ़ी सालों तक लिखा। आई थिंक 60s में ही स्टार्टेड राइटिंग एंड ही रोट इट टिल 2005. So the show is based on the characters created by him and the stories created by him. तो वो ऐसा एक बस्ती था या लोकेलिटी था जिसको गुजराती में माड़ो बोलते हैं। ओके, सो वहाँ पे बहुत सारे लोग, ये सब कैरेक्टर्स, जेठालाल, चंपकलाल, दया, बबीता जी, वो सब रहते थे। तो वो उनका कॉलम था। फिर उसका अडेप्टेशन जो टीवी के लिए किया गया, तो प्रोड्यूसर्स है, एक्टर्स है हमारे जो बहुत अच्छे एक्टर्स है, और काफ़ी सारे बदल गए, डायरेक्टर्स है, दूसरे राइटर्स है, सबकी मेहनत है, और सबकी वजह से वो शो कहीं ना कहीं इतना एपिक बना है कि जनरेशंस गुजर गई, काफ़ी सारे लोगों ने देखा है अपने बचपन में, अब वो बड़े भी हो गए, अब उनके बच्चे भी देख रहे। सो इट्स लाइक इट्स दैट, एंड आई थिंक सबकी मेहनत है उसमें। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरे लिए भी रहा, क्योंकि सबसे जो चीज़ मुझे सीखने को मिली टेलीविज़न में वो डिसिप्लिन थी, टाइम मैनेजमेंट, कि आप कम समय में कैसे अच्छा आउटपुट दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि राइटिंग वाइज आपको वो अगर डेली शो है तो पर डे आपको एपिसोड देना पड़ता है, तो मतलब इट्स इमेंस अमाउंट ऑफ वर्क, बट ऑल्सो यू हैव टू मेक श्योर दैट द क्वालिटी इज़ गुड। ओके, सो एंड ऑफ कोर्स इट इज़ ह्यूमर, तो इट्स डबली डिफ़िकल्ट, बिकॉज ह्यूमर लिखने में टाइम लगता है, आपको वो पंच लाइन्स बनानी पड़ती है, आपको सोचना पड़ता है इस पे हंसी आएगी कि नहीं, अगर नहीं आ रही है तो आप फिर से लिखे, आप कुछ और करने की कोशिश करें उसमें, तो वो उसमें टाइम ज़्यादा जाता है, इट्स मोर टाइम कंज्यूमिंग। सो आई डिड इट फॉर ईयर्स एंड दैट टॉट मी टू बी डिसिप्लिन्ड इन राइटिंग एंड टू गिव मोर आउटपुट। पर उसमें उसका फ्लिप साइड ये है कि वो एक कहीं ना कहीं आपके लिए मोनोटोनस हो जाता है, और दूसरा फ्लिप साइड उसमें सबसे बड़ा ये है कि कहीं ना कहीं वो आपको एक ढांचे में बांध लेता है कि आप उसे तोड़ के आप बाहर निकलना आपके लिए डिफ़िकल्ट है, कि उसको तोड़ के सडनली आप मान लो कि आप साई-फाई सीरीज़ 500 मिनट की लिखते हैं एक एपिसोड में से, तो आपके लिए डिफ़िकल्ट है एज अ राइटर टू स्विच द होल थिंग। Okay, so I was always writing, movies in different languages, Gujarati, Hindi, alongside, Tarak Mehta. I was writing lyrics for so many Gujarati films. So somehow I managed to do both at the same time. ये एक हॉरर कॉमेडी अलग जॉनरा, पूरा कॉमेडी अलग है, हॉरर अलग होता है, दोनों को एक साथ लाना और ऐसा लाना कि पूरा यूनिवर्स बन जाए उससे,
क्या था पूरा थॉट प्रोसेस टू पुट टुगेदर एन एंटायर यूनिवर्स जहाँ पे प्रोटैगनिस्ट जो आपका है वो मे बी एक कैरेक्टर नहीं है पर एक ऐसी स्टोरी है पूरी प्रोटैगनिस्ट जिसके अलावा कोई कैरेक्टर्स में भी उसका इतना सेंस नहीं बनेगा जितना स्टोरी नहीं होती। तो ये स्टोरीज कहाँ से आती है आपके पास? स्टोरीज जैसे पार्ट 2 की स्टोरी है वो कहीं ना कहीं पार्ट 1 में से हमने उसका थ्रेड लिया है और देन वी हैव ट्राइड टू लाइक नो बिल्ड अपॉन इट और उसमें से एक नई कहानी बनाने की कोशिश है। और जब ये बना रहे थे तो हमने सोचा था कि इसको इस तरीके से बनाएंगे कि इसमें इस प्रकार की इमेजिनेशन हो जो कि कभी हुई नहीं है। मतलब ये एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो हमारी खुद की है, ठीक है, जो हमने क्रिएट की है, उसका कोई हॉलीवुड में या ऐसे रेफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने उसको बनाने की कोशिश की कि सरकटा है तो आपने किसी फिल्म में नहीं देखा होगा कि जो अपने हाथ में अपना सर लेके घूमता है, उसको बॉल की तरह फेंकता है, वो बाउंस करता है, ठीक है, वो किसी पे आके चिपक जाता है, वो आके आपके बेड के नीचे घुस जाता है, वो मतलब कुछ भी करता है। तो वो फिर उसका CPU भी है, वो फिर उसका कैमरा भी है और वो फिर मैसेज देता है बॉडी को एंड बॉडी फॉलोस। तो ये जो अरेंजमेंट इस टाइप की है और काफ़ी सारे ऐसे अलग विजुअल्स भी है जो उसकी एक पैरेलल दुनिया है जिसके अंदर वो लोग ले जाते हैं। वहाँ पे जो स्त्रियों को रखा हुआ है, लावा की नदियाँ है, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमने हमारी इमेजिनेशन से ही क्रिएट करने की कोशिश की। देयर वेर सम रेफरेंसेस बट ओनली इन टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड बिल्डिंग। पर जो कैरेक्टर्स थे उसका यही था कि ऐसे कैरेक्टर्स बनाए जो कहीं पे किसी ने बनाए नहीं है। तो वो आंख बंद के आप इमेजिन करते हैं और फिर सोचते हैं कि ये इसको कैसे बनाया जाए, इसको कैसे और एंगेजिंग या एंटरटेनिंग बनाया जाए, इसको कैसे और खौफनाक बनाया जाए, सरकटे जैसा कैरेक्टर है। और फिर जो आपके जो अदर कैरेक्टर्स है, ह्यूमन कैरेक्टर्स है, उनके साथ कैसे जस्टिस किया जाए, उनकी कहानियों को कैसे वीव इन किया जाए, सबका एक इक्वल उसमें कंट्रीब्यूशन हो, ऐसा कैसे वो नैरेटिव बनाया जाए, ठीक है। तो इसमें मैंने कोशिश की है कि सबके किरदारों के साथ में जस्टिस करूं कि एक रुद्रा भैया की भी एक पुरानी लव स्टोरी है, उसका भी रेफरेंस है, उसकी जो प्रेमिका है उसे भी कहीं ना कहीं एबडक्ट कर लिया जाता है, तो उनका भी एक पर्सनल स्टेक है, बिट्टू का भी स्टेक है। बिट्टू की एक खास जो उसकी, बिकॉज अपार इज अ वेरी गुड सिंगर, ओके, सो वो जो लोरी वाला पूरा सीक्वेंस है वो आप सो यूजिंग द स्ट्रेंथ्स ऑफ योर कैरेक्टर्स, योर एक्टर्स इन अ स्मार्ट वे, तो वो सब करने की कोशिश की। ऑफ कोर्स अभिषेक एंड राजकुमार राव आर ब्रिलियंट एक्टर्स एंड ऑफ कोर्स श्रद्धा कपूर इज लाइक द सुपरस्टार who we represent as a very combative kick-ass superhero। तो वही है कि ये सब करने की कोशिश एक साथ कर रहे थे। ऑफ कोर्स देयर आर कैमियोज आल्सो एंड दोज गाइज आर आल्सो वेरी की कैरेक्टर्स ऑफ आवर यूनिवर्स। सो या आई मीन जगलिंग टू मेनी बॉल्स एंड ट्राइंग टू डू समथिंग ऑफ आवर ओन। एक मेरा जो पर्सनल फेवरेट सीन था, मे बी वो विजुअली देखने में बहुत बढ़िया था, पर राइटिंग वाइज कैसे उसको ब्रेक डाउन किया आपने, इस जब सरकटा उन लोग को बाइक के साथ फॉलो करता है और रुद्र भैया बोलते हैं कि इस पर दारू डाल एंड इंस्टेड ऑफ गोइंग अवे ही सरकटा पी रहा है दारू। क्यों? नहीं, ये पूरा सीक्वेंस जो डिजाइन किया था ना, वो ऐसे किया था, एक चेज के तरीके से किया था, ओके। एंड वो चेज में फिर तो काफी सारी क्रेजी चीजें हमने की थी, पर वो धीरे धीरे हमने निकाल दी क्योंकि फिर VFX बहुत हैवी हो जाता था उसमें। पर मेनली जो इसमें आइडिया था वो ये था कि सरकटा, ये लोग भाग रहे हैं, वो देखेगा पीछे से, ये लोग 2 बाइक पे हैं, एक में रुद्रा भैया चला रहे, एक में बिट्टू चला रहा है और बाकी के 2 लोग पीछे बैठे, और वो अपना सर फेंकता है, ठीक है। अब सर जो है वो कैसे इन लोगों से फॉलो करेगा, ठीक है, कि पहले जना के बम पे चिपक जाएगा, फिर वो उसको हटाने की कोशिश करेगा, वो शोल्डर पे चिपकेगा, फिर वो रुद्रा भैया उसको बोलेंगे कि उसके ऊपर दारू डाल, तो वो बोलेगा दारू पीने का टाइम है क्या, पहले वो बोलते दारू निकाल, तो वो बोलता दारू निकालने का थोड़ी रहे।
तो ये सीक्वेंस चालू भी होता है, उसमें भी पार्ट 1 का एक हमने थ्रेड लिया है कि पेट्रोल उसका खत्म हो रहा है, तो वो बोल रहा है कि कितने का डलवाया, तो 50 रुपए का, तो वो पार्ट 1 में भी है कि दे आर एट अ पेट्रोल पंप, ओके, एंड देन दे सॉर्ट ऑफ नो स्टार्ट दिस चेज, और फिर वो सर आता है, फिर वो बोलता है कि इसको जला दे, ठीक है, एंड वो पहले तो दारू डालता है, तो ही दैट वाज नॉट इन द स्क्रिप्ट एक्चुअली, दैट वाज एडेड बाय अमर व्हेन ही वाज डूइंग यू नो VFX, बिकॉज VFX वाइज वो पीछे है, ठीक है, और उसके ऊपर डाल तो करेगा क्या, ठीक है, तो ही मेड दैट हेड ड्रिंक दारू, सो आई मीन दैट वाज क्वाइट फनी, इवन व्हेन आई सॉ इट इन आई यू नो I started laughing. So yeah, it was designed like that, and फिर उसके बाद में it is burnt, okay, and it rolls down and it makes both of them fall, and उसके बाद में वो लोग चारों एक बाइक पे आ जाते हैं, ठीक है, और सर फिर भी फॉलो करता है। उसके बाद जब तक वो शहर तक पहुंचते, उसमें काफी सारी चीजें मैंने लिखी थी कि वो ऐसे आता है, जमीन के अंदर से आता है, जमीन फाड़ के निकलता है, ये ऐसी बहुत सारी क्रेजी चीजें थी, पर कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली पहुंच जाते हैं और ये लोग उधर पहुंचते हैं, ओके, एंड देन ऑफ कोर्स देयर वाज दिस इंटरवल ब्लॉक जिसमें आई वांटेड टू यू नो डू आई मीन श्रद्धा कपूर की एंट्री, जहाँ पे वो आती है और फिर बॉडी ऑलरेडी आ चुकी है, दैट्स द फर्स्ट टाइम यू सी द एंटायर बॉडी, हाउ बिग ही इज, एंड द होल यू नो वो लोग छुपे हुए, तो जो हाथी वाला था वो भी उधर इम्प्रोवाइज किया हुआ था, बाकी मैंने जो लिखा था वो उसमें एक वो था, ठेला था, ठेले के अंदर वो लोग छुप जाते हैं और फिर वो ठेला आके उठा के फेंक देता है, तो वो लोग उसके अंदर छुपे हुए, मोबाइल का था उसमें ह्यूमर, बट वो जब ठेला फेंक देता है एंड इज एक्सपोर्ट, वो उसका गला पकड़ता है, एंड देन द होल एंट्री हैपेंस एंड द होल स्टैच्यू फॉल्स, सो लाइक यू नो इट वाज डिजाइन्ड वेरी एक्सटेंसिवली, इट वाज डिजाइन्ड एज अ बिग प्री इंटरवल ब्लॉक, और काफी सारी चीजें उसमें ट्राई की थी। अभी जो है वो जो है वो फाइनल उसका वर्जन है, बट प्लानिंग भी उसमें काफी लगी थी। इट्स हिलेरियस, आई मीन आई कांट स्टॉप लाफिंग। और दूसरी चीज ये थी कि इसमें आपने बहुत ब्यूटिफुली और बहुत सटली ऐसे रेफरेंसेस डाले जो हर एक एक्टर्स का काफी पर्सनल रेफरेंस है, जैसे राजकुमार राव जब श्रद्धा से फाइनली मिलते हैं इन द पुरानी वो जो हवेली टाइप्स होती है कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, विच इज फ्रॉम वन ऑफ हिज मूवीज, देन वो लोग जाते हैं और पंकज त्रिपाठी को बोलते हैं नहीं डरिए मत, आप अटल है, अगेन फ्रॉम वन ऑफ हिज मूवीज करके। ये आपने लाए थे या ये इम्प्रोवाइज? इसमें से काफी सारी चीजें जो है ये इम्प्रोवाइज्ड है ऑन द स्पॉट, पर हम भी कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कुछ कुछ रेफरेंसेस डालने की स्क्रिप्ट में ऑलरेडी। वेरी वेरी ब्यूटीफुल, और आई रियली होप कि अननोटिस ना गई हो, बिकॉज मैंने और मेरी सिस्टर ने काफी एवरीवन हैज बीन टॉकिंग अबाउट इट, सो आई मीन पीपल आर पिकिंग इट अप। अमेजिंग। पर और एक चीज जो मुझे जाननी है स्त्री के बारे में, इसके जब आप इतनी डेलिकेटली ये मूवी को बनाते हो, स्पेशली जब इतने प्यारे इतने सुपरहिट मूवीज ऑलरेडी है, मुंजिया है, देन देयर इज भेड़िया एंड एवरीथिंग, सब एक साथ आते हैं स्त्री में, मुंजिया नहीं पर भेड़िया आता है स्त्री में, एंड देयर इज दिस एंटायर यूनिवर्स थिंग काइंड ऑफ फॉर्मिंग, इट गिव्स अस गूज़बम्प्स कंप्लीटली। ये पहले से एक नोशन था कि अभी आगे जाके एक ऐसा और बड़ा यूनिवर्स बनने वाला है जहाँ पे सब सुपरनैचुरल सुपर हीरोज एक साथ आएंगे, या फिर इट जस्ट हैपेंड के इनको भी इंटीग्रेट करना है? नहीं, वो पहले से प्लान था, बिकॉज इफ यू सी एट द प्लेसमेंट ऑफ द सीन्स कि जब भेड़िया मैं लिख रहा था तब से हमने प्लान किया था कि भेड़िया का जो लास्ट सीन होगा उसमें वी विल रिवील दैट इन एंटायर फिल्म द कैरेक्टर जिसका नाम जेडी है, जनार्दन है, वो एक्चुअली जना है, तो वो लास्ट सीन में रिवील होगा कि वो जना है और वो सेम कैरेक्टर है जो स्त्री में था, और विक्की और बिट्टू आते उसको बुलाने के लिए कि तू चंदेरी चल, उधर एक आफत आई है। Okay, so and that scene will come at like 35th minute in Stree 2. So हमको वो भी क्लैरिटी थी कि ये यहाँ पे सेम सीन हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे, बिकॉज वो टाइमलाइन के हिसाब से स्त्री 2 की टाइमलाइन के हिसाब से वो 35th मिनट पे आएगा, कि जब उनको उसकी जरूरत पड़ेगी, उसको ऑलरेडी दिल्ली भेज दिया है उसकी मम्मी ने, वो अपने कजिन के साथ रह रहा है, तो यहाँ पे उसको बुलाने जाएंगे वो लोग।
that's where Jana comes back to Stri's world. But then Bhaskar is already there. Okay, तो वो पहले से plan B बोल रहा है. So we also like sort of hint that there is going to be some connection. Okay, and we sort of planned के where will Bhaskar come, how will Stri come back, and श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर का एक्चुअली इंटेंशन पार्ट 1 में क्या था, पार्ट 2 में क्या है, और उसकी पूरी कहानी क्या है. अभी भी पूरी कहानी हमने नहीं बताई है, पर ये जो 2 फिल्मों में वो जो कर रही है उसका सब एक्सप्लेनेशन इस फिल्म में है, और उसकी आइडेंटिटी के बारे में, नाम के बारे में नहीं है क्लैरिफिकेशन, पर आइडेंटिटी के बारे में है. तो वो सारी चीजें हमने तभी से प्लान करके ही हम लोग कर रहे थे. ये मेरी बहुत बड़ी कंप्लेन है सर, नाम आपने रिवील नहीं किया है. व्हाट इज द नेम? नहीं, वो तो रिवील होगा ना नेक्स्ट फिल्म में. पर इतना टाइम क्यों लगाते हो सर, हमको क्यों इतना ऐसा करवाते हो? तभी तो इतना टाइम ले रहे. But the reaction that Rajkumar had on hearing her name makes us intrigued कि भाई ऐसा क्या ही नाम है उसका. ऐसा कोई आगे मूवी आने वाला है जहाँ पे सारे एक अवेंजर्स टाइप आप बनाओगे कि सब स्त्री भेड़िया सब लोग एक साथ असेंबल हो गए? I don't know, but कोशिश करेंगे ऐसा कुछ करने की. वाओ. सो ये काफ़ी जो स्टोरीज है वो रूरल मतलब रूरल फोकलोर पे डिपेंड है. कि आपने स्त्री के बारे में जब बात किया, सरकटा के बारे में बात किया, मुंजिया के बारे में बात किया, ये स्टोरीज आप एक्सटेंसिवली रिसर्च करते हो या फिर एक कलेक्टिव आइडिया होता है, या फिर एक ऐसा था कि आपको फोकलोर्स बाहर लाने थे और उन पे कुछ कहानियां बनानी थी? नहीं, फोकलोर्स काफी इंटरेस्टिंग होते हैं. तो जब हम एक ब्रॉड प्लॉट डिसाइड करते हैं ना, या तो वो फोकलोर में से ही आता है. जैसे योगेश चंदेकर करके जो राइटर है, जिन्होंने मुंजा का नो आई एम द को राइटर, ही हैज रिटन द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ इट. सो आई मीन ही directly wrote the film based on that local legend which was Munja, which is in Konkan. और अलग अलग हर प्रदेश में ना वो ब्रह्म राक्षस का कोई ना कोई ऐसा लेजेंड है. ओके, तो कोंकण में मुंजा उसको बोला जाता है, एंड इट वाज रिटन बेस्ड ऑन दैट ओनली. जैसे अरुणाचल प्रदेश में हम लोग जब गए थे तब हमको यापूम करके एक अलग लेजेंड की कहानी सुनने की मिली, जो कि शेप शिफ्टर है, जो कि हमने भेड़िया में हमारे पास एक ब्रॉड प्लॉट था, पर वो फोकलोर से हमको उसको कैसे यूज करेंगे वो एक पूरा पर्सपेक्टिव मिला, तो फिर उसको उसमें वीव इन किया. तो ऐसे अलग अलग कहानियों में कहीं ना कहीं हमारे वो फोकलोर्स, क्योंकि ये जो फिल्में हैं ये बेसिकली आप बोल सकते हैं कि ये दादी नानी की कहानियां जैसी फिल्में हैं ये. ठीक है, तो इसलिए हम हॉरर भी इसमें इतना पुश नहीं करते कि लोग डिस्टर्ब हो जाए, बच्चे रोने लगे. फिर भी कुछ कुछ रोते हैं और कुछ कुछ बड़े भी डरते हैं. पर जो लोग हॉरर ना देखते हो वो भी ये फिल्में देखें, क्योंकि ये फैमिली फ्रेंडली फिल्में हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं. तो हमारी कोशिश वही होती है कि वो दादी नानी की कहानियों के रूप में इन कहानियों को रिप्रेजेंट किया जाए. कभी कभी क्या होता है सर कि ऐसे जो आप थोड़ा हॉरर जॉनर्स ये करते हो एक्सप्लोर, and when you're on the sets of such places जहाँ से फोकलोर्स ओरिजिनेट हुए हैं, ऐसा हो सकता है कि कोई एक्सपीरियंस हुआ हो आपके साथ, whether or not on set, आपके पर्सनल लाइफ में, बिफोर आफ्टर बीइंग एसोसिएटेड विद मूवीज, क्या ऐसा कुछ हुआ है? क्योंकि आजकल मैं थोड़ी कहानियां ऐसे सुन रही हूँ, और बचपन में भी मेरी नानी ने बहुत ऐसी कहानियां सुनाई थी ब्रह्म राक्षस की या ऐसा कुछ. आपके लाइफ में ऐसा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है आपका विद एनी ऑफ दीज सुपरनैचुरल पावर्स? देखिए, सबसे बड़े जो भूत है, जो मतलब द घोस्ट दैट आर हॉन्टिंग मी आर डेडलाइंस and pending work. Those things haunt me more than spirits and ghosts, because actually I don't believe in पैरानॉर्मल थिंग्स एट ऑल. ओके, सो मैं पर्सनली इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता, बट स्टोरी टेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आई फाइंड इट वेरी फैसिनेटिंग, बिकॉज इट्स ऑलवेज अबाउट द अननोन और द फियर ऑफ अननोन. दैट समथिंग व्हाट इज हॉरर इवेंचुअली इट्स अबाउट द फियर. ओके, कि एक आदमी जो है वो डर रहा है किसी चीज़ से, एंड ही डजंट नो व्हाट इट इज एंड हाउ इट विल हार्म हिम. ओके, तो वो जो होता है वो आपकी पॉसिबिलिटीज डबल कर देता है स्टोरी टेलिंग की. तो इसलिए मुझे वो हमेशा फैसिनेट करता है. अदरवाइज आई पर्सनली डोंट बिलीव इन इट.
सो मुझे ऐसे कोई एक्सपीरियंस कभी हुए नहीं, और किसी के होते तो मैं उसको लॉजिकली एनालाइज करके उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें पैरानॉर्मल कुछ नहीं था। या फिर उससे कहानी निकाल देते हो? या कहानी तो ऑब्वियसली मैं निकाल ही लेता हूँ। Thank you so much for being with us, sir. It was Thank a you so pleasure much. talking to you. I Thank hope you you so enjoyed our show. Yeah, of course, I enjoyed it a lot. I'll see you next time. Till then, stay tuned. Bye. Radio City. Radio City. Radio City. रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी।